प्यारे बच्चों, वेलकम टू लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम ऑफ सुपीरियर ग्रुप ऑफ कॉलेजेस। आज का हमारा लेक्चर है स्टोइकियोमेट्री। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। लेक्चर नंबर 16 है। स्टोइकियोमेट्री का लफ्जी मतलब क्या है? इसका मतलब है एलिमेंट्री मेजरमेंट्स। इसका मतलब है मेजरमेंट्स रिलेटेड टू बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। इसका मतलब है ऐसी मेजरमेंट्स जिनमें अमाउंट्स इन्वॉल्व हो रही हैं, क्वांटिटेटिव है ये स्टोइकियोमेट्री। तो इसको फिर डिफाइन कर लेते हैं। दिस इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप। हमने अमाउंट्स निकालनी है, एलिमेंट्री मेजरमेंट्स है। दीज आर द मेजरमेंट्स रिलेटेड टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन। So this is the quantitative relationship between reactants and products. लेकिन एक साथ शर्त है, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन होनी चाहिए। तो दिस इज द क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप बिटवीन रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। इक्वेशन बैलेंस होनी चाहिए। डियर स्टूडेंट्स, इसकी assumptions। पहला assumption, reactants are completely converted into products. All reactants are completely converted into products. इसका मतलब है रिएक्शन 100% होना चाहिए। इसका मतलब है जब रिएक्टेंट रिएक्शन करना स्टार्ट करें तो फिर एंड तक सारे रिएक्टेंट रिएक्शन कर जाएं, रिएक्टेंट बचे ना। जितने भी रिएक्टेंट्स हैं वो सारे कंज्यूम हो जाएं और वो कन्वर्ट हो जाएं प्रोडक्ट में। ये पहला असम्पशन है स्टोइकियोमेट्री का। दूसरा असम्पशन, नो साइड रिएक्शन। साइड रिएक्शन नहीं होना चाहिए। साइड रिएक्शन क्या होता है? फॉर एग्जांपल, हम ए से बी बनाना चाहते हैं, लेकिन बी थोड़ी देर बाद डिकम्पोज होके सी बनाना शुरू कर दे, या ए से सी बनना शुरू कर दे, तो ये साइड रिएक्शन होगा। हम सिर्फ और सिर्फ बी बनाना चाह रहे हैं। यानी साइड रिएक्शन का मतलब है कि जो हम बनाना चाहते हैं उसके साथ कुछ और भी बन जाए। ऐसा नहीं होना चाहिए। स्टोइकियोमेट्री क्या कहती है? नो साइड रिएक्शन, यानी जो प्रोडक्ट हम टारगेट कर रहे हैं वही बने। तीसरे नंबर पे, स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशंस आर बेस्ड ऑन टू लॉज। दो लॉज हैं, एक है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास और दूसरा है लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शंस। देखिए, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या है? इसका मतलब है जितना रिएक्टेंट का मास होगा उतना ही प्रोडक्ट का मास होगा। ये तो हमने डेफिनेशन में भी देख लिया। डेफिनेशन क्या कहती है? इक्वेशन बैलेंस होनी चाहिए। और अगर इक्वेशन बैलेंस होगी स्टोइकियोमेट्री के मुताबिक तो वो लॉ को फॉलो कर रही होगी। क्यों? क्योंकि दोनों तरफ मास बराबर होंगे, तो दिस विल बी अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। इसी तरह लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शंस है कि जितने भी फार्मूले हैं वो चेंज नहीं करने, उनकी रेशियोज चेंज नहीं करनी होती। फार्मूले आपने, जैसे वाटर का फार्मूला है तो उसमें रेशियो क्या है? हाइड्रोजन ऑक्सीजन की 2:1 है, तो ये डेफिनेट प्रोपोर्शन है। वाटर कहीं से भी ले लें आप, वाटर चाहे बारिश का पानी हो, रिवर का हो, कैनाल का हो, स्प्रिंग का हो, कोई भी वाटर हो, वाटर में हाइड्रोजन ऑक्सीजन की रेशियो 2:1 ही रहेगी, ये हम चेंज नहीं करेंगे। तो ये तीन assumptions हैं डियर स्टूडेंट्स। ये बहुत दफा पास्ट पेपर में शॉर्ट क्वेश्चन में आ चुके हैं। अब है कि स्टोइकियोमेट्री की एप्लीकेशंस क्या हैं, फायदा क्या है? पहला, मास मास रिलेशनशिप। डियर स्टूडेंट्स, अगर हमें रिएक्टेंट का मास पता हो तो हम प्रोडक्ट का मास निकाल सकते हैं, और अगर प्रोडक्ट का मास पता हो तो रिएक्टेंट का निकाल सकते हैं। यानी मास मास रिलेशनशिप है, एक का मास दिया गया हो दूसरे का मास निकाल सकते हैं। इसी तरह अगर हमारे पास एक का मास हो तो दूसरे के मोल निकल सकते हैं, या एक का मोल हो तो दूसरे का मास निकल सकता है। तीसरे नंबर पे मास वॉल्यूम। अगर हमारे पास रिएक्टेंट का मास हो तो प्रोडक्ट का वॉल्यूम निकल सकता है। दोनों में से किसी एक का वॉल्यूम है तो दूसरे का मास निकल सकता है। इसी तरह मोल मोल है, यानी अगर एक रिएक्टेंट या प्रोडक्ट किसी एक के मोल दिए हैं, हम दूसरे के मोल निकाल सकते हैं बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन से। और लास्ट में वॉल्यूम वॉल्यूम रिलेशन है, शिप है। तो ये डियर स्टूडेंट्स एप्लीकेशंस हैं
कि अगर हमें एक अमाउंट दे दी जाए, एक क्वांटिटी, एक पैरामीटर दे दिया जाए, तो हम दूसरा पैरामीटर आराम से फाइंड कर सकते हैं। लास्ट में है लिमिटेशंस ऑफ केमिकल इक्वेशन, कि ये जो हम बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखते हैं, बैलेंस केमिकल इक्वेशन की लिमिटेशंस क्या हैं? पहली लिमिटेशन, नो इंफॉर्मेशन अबाउट द रेट ऑफ रिएक्शन। बैलेंस केमिकल इक्वेशन को देख के आप ये नहीं बता सकते कि रिएक्शन की स्पीड कितनी है। हम ये नहीं बता सकते रिएक्शन का रेट क्या है, उसकी स्पीड क्या है, रिएक्शन की वेलोसिटी क्या है। ये हमें बैलेंस केमिकल इक्वेशन देख के आइडिया नहीं हो सकता, एक लिमिटेशन। दूसरी, नो आइडिया ऑफ कंडीशन ऑफ रिएक्शन। हमें कोई आइडिया नहीं मिलता कि रिएक्शन किन कंडीशन में होगा। बैलेंस केमिकल इक्वेशन हमें कंडीशन के बारे में नहीं बताती है कि टेम्परेचर कितना होगा, प्रेशर कितना होगा, कैटलिस्ट कितना होगा। ये तो हम एक्सपेरिमेंट करके डिटरमिन करते हैं कि किस टेम्परेचर, प्रेशर और किस कैटलिस्ट की मौजूदगी में रिएक्शन बेहतर होता है। इसी तरह डियर स्टूडेंट्स, हम केमिकल इक्वेशन देख के ये इंफॉर्मेशन नहीं बता सकते कि रिएक्शन एंडोथर्मिक होगा या एक्सोथर्मिक, यानी इसमें से हीट इवॉल्व होगी या एब्जॉर्ब होगी, ये हमें आइडिया इक्वेशन नहीं देती। फिर और लिमिटेशन क्या है? केमिकल इक्वेशन कैन बी रिटन फॉर दोज रिएक्शंस व्हिच आर नॉट पॉसिबल। केमिकल रिएक्शन तो आप वैसे ही लिख सकते हैं, चाहे वो रिएक्शन हो भी ना रहा हो तो इक्वेशन तो लिख दी। जैसे देखें, NaCl प्लस वाटर, NaOH प्लस HCl। अब ये रिएक्शन ही नहीं होता, NaCl वाटर से मिलकर ये बनाता ही नहीं। हालांकि देख लें इक्वेशन बैलेंस है, इधर सोडियम एक है, इधर भी सोडियम एक है, इधर क्लोराइड एक है, इधर भी क्लोराइड एक है, इधर दो हाइड्रोजन है, इधर भी एक और एक, दो हाइड्रोजन है, एक ऑक्सीजन एक ऑक्सीजन। हालांकि इक्वेशन बैलेंस है, लेकिन रिएक्शन ये वाला पॉसिबल नहीं है। मींस केमिकल इक्वेशन देख के हम ये नहीं बता सकते कि ये रिएक्शन पॉसिबल है या नहीं है। केमिकल इक्वेशन तो हम उनके लिए भी लिख सकते हैं जो रिएक्शन हो ही नहीं रही, ये तो पेपर वर्क हम पेपर पे लिख सकते हैं। एक्टिविटी टॉपिक से रिलेटेड एमसीक्यूज। पहला, अमोनिया बर्न्स इन ऑक्सीजन अकॉर्डिंग टू फॉलोइंग इक्वेशन। 4 अमोनिया 3 ऑक्सीजन, प्रोडक्ट क्या बना? 2 मोल्स ऑफ नाइट्रोजन 6 मोल्स ऑफ वाटर। 1 मोल ऑफ अमोनिया विल प्रोड्यूस हाफ मोल ऑफ नाइट्रोजन गैस। चेक कर लेते हैं। देखिए, अमोनिया के जब 4 मोल होते हैं तो नाइट्रोजन के कितने होते हैं? 2। इसका मतलब है जितना अमोनिया होगा नाइट्रोजन उससे आधा बनेगा। अगर ये 4 हैं तो ये 2 हैं, तो इसका मतलब है जितना अमोनिया है उससे हाफ नाइट्रोजन। अब पहला ऑप्शन पढ़ें, 1 मोल ऑफ अमोनिया विल प्रोड्यूस हाफ मोल ऑफ नाइट्रोजन। ये बिल्कुल ठीक है, क्योंकि जितना अमोनिया होगा नाइट्रोजन उससे हाफ होगा। अमोनिया 4 है तो नाइट्रोजन 2 होगा। अमोनिया अगर 2 कर दे नाइट्रोजन 1 रह जाएगा, अमोनिया 1 कर दे तो नाइट्रोजन हाफ रह जाएगा। तो इसका आंसर डियर स्टूडेंट ए बन जाएगा। इसी तरह हमारे पास एक और एमसीक्यू है, 2.7 ग्राम एल्यूमिनियम रिएक्ट विद हाउ मच ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस एल्यूमिनियम ऑक्साइड। सबसे पहले तो हम रिएक्शन लिख लेते हैं। जैसे देखें एमसीक्यू नंबर 1 में बैलेंस केमिकल इक्वेशन मौजूद है, तो हम इसकी भी बैलेंस केमिकल इक्वेशन बनाते हैं और फिर देखते हैं 2.7 ग्राम से कितना बनेगा। 2.7 ग्राम से आंसर आना है 2.4 ग्राम, लेकिन कैसे आना है अभी देख लेते हैं। ये हमारे पास बैलेंस केमिकल इक्वेशन है, 4 एल्यूमिनियम 3 ऑक्सीजन 2 Al2O3। चेक कर लें, इधर एल्यूमिनियम 4 है, इधर भी 4 है, 2 into 2 4। इधर ऑक्सीजन 3 into 2 6 है, इधर भी चेक कर ले 3 into 2 6 एटम है। तो ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन है। अब 4 एल्यूमिनियम है, एक एल्यूमिनियम का मैच कितना होता है? 27। 4 का कितना हो जाएगा? 108। एक ऑक्सीजन का मैच कितना होता है? 32। 3 का कितना हो जाएगा? 96। तो देखिएगा, अगर हमारे पास एल्यूमिनियम 108 ग्राम हो, क्योंकि 4 है ना, टोटल एक एल्यूमिनियम का कितना होता है? 27 और 4 का 108। तो ऑक्सीजन कितना आता है? 96, क्योंकि ऑक्सीजन है। यहाँ पर इसे 32 into 3 करेंगे, ये सबस्क्रिप्ट होना चाहिए, नीचे होना चाहिए। इसी तरह देखें 1 ग्राम एल्यूमिनियम अगर हो तो 108 इधर जाके क्या होगा? डिवाइड हो जाएगा। तो 108 को हमने 96 से डिवाइड कर दिया। 108 है तो 96 है, 1 है तो 108 इधर जाके डिवाइड हो जाएगा। हमारे पास 2.7 था तो 2.7 इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, और जब इसका सॉल्यूशन करेंगे तो आंसर आ जाएगा 2.4 ग्राम्स।
इसके बाद एक्सरसाइज का एमसीक्यू बिल्कुल मिलता जुलता, देखें कितनी दफा पास्ट पेपर में आ चुका है। 27 ग्राम एल्यूमिनियम है। अगर 27 ग्राम एल्यूमिनियम है तो इसका आंसर बनेगा 24 ग्राम। आंसर आएगा डी। चेक कर लेते हैं कैसे। पहले बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखें। 4 एल्यूमिनियम का मैच कितना हो जाएगा 108। 3 ऑक्सीजन का मैच कितना हो जाएगा 96। 108 से 96, अगर एल्यूमिनियम 1 हो जाए तो 108 दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा। हमारे पास कितने हैं 27, तो 27 इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। आंसर क्या आ जाएगा 24 ग्राम्स। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है स्टोक्योमेट्री से रिलेटेड। इसके बाद है डियर स्टूडेंट शॉर्ट क्वेश्चंस। व्हाट इज स्टोक्योमेट्री, देखें कितनी दफा पास्ट पेपर में आया हुआ है। ये हमने पढ़ लिया, स्टोक्योमेट्री क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप है बशर्ते कि इक्वेशन बैलेंस होनी चाहिए। फिर देखें राइट डाउन द अजम्पशंस ऑफ स्टोक्योमेट्री, कितने ज्यादा दफा पास्ट पेपर में आया हुआ है। 3 अजम्पशन है। ऑल रिएक्टेंट्स आर चेंज्ड इनटू प्रोडक्ट्स, नो साइड रिएक्शन एंड 2 लॉज मस्ट बी ओबेड, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शंस। इसी तरह तीसरा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास ओबे होना चाहिए, तो ये भी हमने पढ़ लिया क्योंकि स्टोक्योमेट्री में इक्वेशन बैलेंस होती है। इक्वेशन बैलेंस से क्या मुराद है, प्रोडक्ट और रिएक्टेंट का मास इक्वल होंगे। अगर वो इक्वल होंगे तो वो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास होंगे। ये क्वेश्चन भी देखें कितनी दफा पास पेपर में आ चुका है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था डियर स्टूडेंट्स स्टोक्योमेट्री। नेक्स्ट इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हम इससे रिलेटेड एग्जांपल्स सॉल्व करेंगे, एग्जांपल नंबर 11 और 12। एक और शॉर्ट क्वेश्चन भी देखें, व्हाट आर लिमिटेशंस ऑफ केमिकल इक्वेशन, 2018 में आया हुआ है। और नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह एग्जांपल देखेंगे, एग्जांपल नंबर 11 और 12। थैंक यू वेरी मच।